तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नर्सिंग लर्निंग हब पर। तो आज से हम रीनल सिस्टम की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज एक्यूट रीनल फेलियर से कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे से और ज़्यादा वीडियो पढ़ने हैं, समझने हैं और आपके नर्सिंग एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक करना है, आपके एग्ज़ाम में अच्छे से परसेंटेज चाहिए, तो अभी चैनल पर जो लाल बटन नीचे दिख रहा है उसको दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन ऑफ सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल से हमारा क्या मतलब होता है, किडनी फेलियर, यानी किडनी हमारी सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो किडनी को पढ़ने के लिए हमें इसके एक बार फंक्शन रिवाइज करने होंगे, जो हम करते हैं। तो किडनी के फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा प्रकार के होते हैं, उसमें से हम नॉर्मल देख लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद में हो गया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। ये 5 प्रकार के किडनी के फंक्शन होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। तो यूरिन में हमारे क्या होता है, वाटर होता है, वाटर का मेंटेनेंस रखना, बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो उसको यूरिन में मिलाकर बाहर निकालना, कम हो रहा है तो यूरिन में वाटर का प्रोडक्शन कम करना या यूरिन से वापस रीअब्जॉर्प्शन करना। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम देखेंगे यूरिया और क्रिएटिनिन का मेटाबॉलिज्म हम किस प्रकार से किडनी हमारी करती है, सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, इन्हें हमें दिमाग में रखना है और इसी से हम आगे डिजीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रीनल फेलियर। तो मेनली हम रीनल फेलियर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, या हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि रीनल फेलियर किस किस प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, इनका मतलब किस प्रकार से, एक्यूट यानी जो सडन होता है, जो सडन होगा, कुछ समय के लिए होगा, कुछ पीरियड के लिए होगा, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक में, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन का ये होता है। ठीक है, अगर इसको सही टाइम में ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक्यूट रीनल फेलियर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, और क्रॉनिक रीनल फेलियर को तो हम जान ही देते हैं कि इसको कहते हैं क्रॉनिक रीनल डिजीज। ठीक है, अब इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि ये होती है रिवर्सिबल।
रिवर्सिबल, यानी अगर किडनी में कोई भी चीज़ डैमेज हुई है, हमारे नेफ्रॉन डैमेज हुआ है, तो उसको हम वापस सही टाइम पे अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो वो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ सकती है। ठीक है, और ऐसा क्रोनिक रीनल फेलियर में नहीं देखा जा सकता। तो ये क्या होती है, मैंने यहाँ ये रिवर्सिबल होती है और ये होती है इरिवर्सिबल। ये होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यही अगर इसको ही सही रूप से ट्रीट नहीं किया जा सकता, किसका रूप ले लेती है, क्रोनिक रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट ले सकता है। इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है, तो ये किसका रूप ले लेती है, क्रोनिक रीनल फेलियर का। नेक्स्ट चले। ठीक है, अब हम इस बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, एक्यूट रीनल फेलियर की। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, सीधा ये अचानक से किडनी के फंक्शंस का लॉस हो जाना एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है। ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, जिसे हमें एक टर्म दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगो यूरिया। ठीक है, ये टर्म दी गई है ओलिगो यूरिया। और क्या होगा, हमने फंक्शन में और क्या देखा था, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एक्सेस amount of यूरिया इन ब्लड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमेचूरिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो किडनी फेलियर के मेनली 3 प्रकार के कॉजेज़ हम डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं। पहला होगा इसका प्रीरिनल, दूसरा इंट्रारिनल, तीसरा होगा इसका पोस्ट रिनल। ठीक है, ये 3 प्रकार के कॉजेस मेनली किडनी फेलियर में देखे जाते हैं। सॉरी, तीन प्रकार के कॉजेस मेनली देखे जाते हैं। तो यहाँ एक मैंने यूरिनरी सिस्टम का एक डायग्राम लिया है, क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका कि कैसे क्या है, याद कर लेते हैं। ये हमारी किडनी होगी, मैं कलर डिप चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। ये हमारी किडनी होगी, ये हमारी रीनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। यहाँ एक और स्ट्रक्चर होता है यूरिथ्रा के आसपास जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जो मेनली ओनली किस में पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी इन्फीरियर वेना केवा होगी। ठीक है, ये हमारी इन्फीरियर वेना केवा है, आगे और भी पार्टों में डिवाइड हो जाती है। ये हमारी रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी। ठीक है, तो अब हम डिस्क्राइब करते हैं प्री रीनल कॉजेज़ को। तो प्री रीनल कॉजेज़ यानी प्री यानी पहले, रीनल यानी किडनी,
कॉज का मतलब तो आपको पता ही है, कारण। तो प्री रीनल कॉजेस यानी किडनी में आने से पहले यहाँ बॉडी में और कोई भी पार्ट में और कोई भी जगह में, सिस्टम में, ठीक है, ऐसा कोई भी कारण जिससे किडनी तक आने वाला ब्लड का अमाउंट कम हो जाए या प्रेशर कम हो जाए, तो वो हम किस में लेंगे? प्री रीनल कॉजेस में, यानी हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। ऐसे कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी अदर डिजीज जिसके कारण किडनी में हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, तो वो हम किस में लेंगे? प्री रीनल कॉजेस में लेंगे। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में हाइपोपरफ्यूजन करवाती है? ठीक है, तो हाइपोपरफ्यूजन मेनली 2 कारणों से होता है। कौन कौन से कारणों से होता है? फ्लूइड लॉस के कारण, ठीक है, और ब्लड लॉस के कारण। ये 2 ही ऐसी कंडीशन है बॉडी में, कौन से भी ले लो, कैसे भी ले लो, किसी भी तरह की ले लो, वो एंड में इन 2 ही कंक्लूजन पर आती है, और ये 2 कंक्लूजन एंड में इस कंक्लूजन पर आता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा फ्लूइड लॉस बॉडी में किस किस कारणों से हो रहा है, तो आपको वो कारण सीधे प्री रीनल कॉजेज में लाने हैं। ठीक है, इनमें फ्लूइड लॉसेस में कौन कौन से कारण होंगे? फ्लूइड लॉस में आपके मेनली होगा डायरिया। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सीवियर डायरिया की, सीवियर वोमिटिंग की, ठीक है, डिसेंट्री की, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। ठीक है, बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने लगेगा। ठीक है, ऐसे इन सब के कारण बॉडी से सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा? हाइपोवोलेमिया। ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा तो वापस क्या होगा? डिक्रीज वीनस रिटर्न आपका डिक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न डिक्रीज होने के कारण आपके क्या होंगे? हार्ट में ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी लो होगी और हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब ब्लड लॉस किन किन तरीक़ों से हो सकता है? एक ही तरीका है हमारे पास, क्या? ब्लीडिंग। ठीक है, यही हमारे पास एक तरीका है कि ये ब्लड कैसे कम हो सकता है? ब्लीडिंग की वजह से कम हो सकता है। ब्लीडिंग में यहाँ अमाउंट की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। ऐसे कहोगे सर एनीमिया में भी ब्लड कम हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, ब्लीडिंग कितने प्रकार से हो सकती है? हमारी ब्लीडिंग हमारे 2 प्रकार से हो सकती है। किस प्रकार से? एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इन 2 प्रकार से हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट वे में है कि हाइपोपरफ्यूजन, ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, सेप्सिस, सीवियर इन्फेक्शन, ये सभी प्रकार से होता है। ठीक है, ब्लड लॉस के कारण मैं बता दिया। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आप ये कहोगे सर कैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम? तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या तो फ्लूइड लॉस से कनेक्टेड है या ब्लड लॉस से कनेक्टेड है। ठीक, कैसे बताते हैं। जैसे कार्डियक फेलियर हुआ है, किसी पर्सन को कार्डियक फेलियर हुआ है। कार्डियक फेलियर की कंडीशन में क्या होगा? उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के बाद में क्या हुआ? हाइपोपरफ्यूजन से सीधा कारण ये हो सकता है। और ये ब्लड के कारण भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के कारण ब्लड कार्डियक आउटपुट सही से जनरेट नहीं कर पा रहा है, रिदमिक में नहीं कर पा रहा है, तो हाइपोपरफ्यूजन कंडीशन आ जाती है। सेप्सिस से हम देख लेते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में ज़्यादा ही, तो हमारा बॉडी
जब भी हमारे किसी भी सेल में इन्फेक्शन होता है, कोई भी माइक्रोब्स अटैक करता है, तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी ये जैसे हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी यहाँ पर वर्क करेगी, यहाँ पर जाएगी और जाने के लिए किसका रास्ता अपनाती है, रिवर का। कौन सी रिवर? ब्लड से जाएगी। तो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा दम में जाने के लिए, जैसे कोई एक एम्बुलेंस निकलती है पेशेंट को लेके, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना होता है, तो वो क्या करती है, सायरन बजाते हुए जाती है, सारी गाड़ियाँ क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। साइड होने से उसको रास्ता ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सभी जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी सब्सटेंस है वो अलग साइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन हुआ है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये एरिया बढ़ा देती है, वेन को डायलेट कर देती है, वैसो डायलेशन हो जाता है। वैसो डायलेशन एक ही जगह का नहीं होगा, पूरी बॉडी का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रेनल आर्टरी का वैसो डायलेशन होने के कारण परफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है। और बर्न में हमारी सेम सिचुएशन फ्लू लॉस की आती है कि बर्न में ज़्यादा ही हमारा फ्लूज वेपराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, जिसके कारण हाइपोपरफ्यूजन कंडीशन आ जाती है बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रारीनल कॉजेस। क्या पढ़ने वाले, सेकेंड है हमारा इंट्रारीनल कॉजेस। तो इंट्रारीनल कॉजेज जो किडनी के अंदर हुए हैं, तो किडनी के अंदर हमारा भाई साहब क्या होता है, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। किडनी नेफ्रॉन से ही बनी होती है। तो इंट्रारीनल कॉजेज में इसको डैमेज होगा। ये किस किस से बना होता है, ये बना होता है हमारा ग्लोमेरुलस से, बोमेंस कैप्सूल से, लूप ऑफ हेनले से, प्रॉक्सिमली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट से, इन सब से बना होता है। ठीक है। अब इनमें किसी प्रकार का डैमेज आना, स्ट्रक्चरल डैमेज आना या इनके वर्क में डैमेज आना, फंक्शनल डैमेज आना, किसके अंदर आएगा, इंट्रारीनल कॉजेज के अंदर आएगा। ठीक है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण से इनको डैमेज पहुंचता है। ठीक है। तो इंट्रारीनल कॉजेज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिगमेंटेड नेफ्रोलॉजी। पिगमेंटेड नेफ्रोलॉजी में क्या आएगा, एक तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ये दो प्रकार। जब भी ये दो सब्सटेंस हमारी बॉडी में टूटेंगे तो इनमें से क्या बनेगा, यूरिया। क्या बनेगा, यूरिया। प्रोटीन निकलेगा ज़्यादा। और हमने जब फंक्शन में रिवाइज किया था तब क्या था, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर ज़्यादा ही अमाउंट में ये आने लगे तो ये किसको डैमेज करेंगे, नेफ्रॉन को डैमेज करने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रीनल फेलियर। ठीक है। और मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स के टूटने के कारण बनता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन HB, ये जब टूटता है तब इससे प्रोटीन एक्सेसिव अमाउंट में निकलने लग जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इन्फेक्शन की। ये इंटरनल कॉजेज में बढ़ रहे हैं हम। ठीक है। ये इसके अंदर पहला कॉज था, ये अब दूसरा कॉज है कि इन्फेक्शन। जैसे नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्राइटिस आइटिस, किसी शब्द के पीछे लग जाने का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। नेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्राइटिस विथ ग्लोमेरुलस। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये हम आगे जाके इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। ठीक है। या रीनल स्टोन, हमारे रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन, पथरी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी किडनी है, यहाँ स्टोन हो जाना। ठीक है। ये भी कई प्रकार के, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के स्टोन में कौन सी डाइट देते हैं, क्या क्या अलग से हमें ध्यान रखना
होता है। अब बात आती है नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल या फंक्शन को डैमेज करते हैं, जैसे हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं वो हमें डैमेज करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं, रीनल डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है? एंटीबायोटिक्स कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है, पर अमुक प्रकार की हम यहाँ आपको बता देते हैं, ठीक है। आपने ब्लैक फंगस अभी चला था कोविड के बाद में, तो उसमें हम एक एंटीबायोटिक यूज़ करते थे जिसे हम हॉस्पिटल में नाम से जानता था एम्फो-बी करके। क्या जान के? एम्फो-बी, ठीक है। ये तो उसका ब्रांड नेम था और उसमें साल्ट क्या आता था, उसमें आता था एम्फोट्रिसिन बी। ये सब्सटेंस नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है, ठीक है। जो हमने किस में यूज़ किया था, ये किस में यूज़ होता है, ब्लैक फंगस में। ब्लैक फंगस में इसे यूज़ करते हैं। एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, कई प्रकार के फंक्शन इसके होते हैं। तो एमिनो ग्लाइकोसिड जैसे जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, वैनकोमाइसिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा तक। NSAID ड्रग, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें हमारी क्या आती है, आइब्रूफेन, PCM, एस्प्रिन, ये सब NSAID ड्रग है जो एक प्रकार से नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस है। हेवी मेटल्स जैसे कॉपर्स और मरकरी। अब हम तीसरे कॉज के बारे में बात करेंगे। हमारा तीसरा कॉज है पोस्ट रीनल कॉजेज। पोस्ट रीनल कॉजेज में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे किडनी से बाहर यानी यूरेटर से कहाँ तक, यूरेथ्रा में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन करती है, जिससे यूरिन का क्या होता है, बैकफ्लो। क्या होता है यूरिन का? बैकफ्लो होता है ना, वापस यूरिनरी ब्लैडर से वापस किडनी की ओर रिफ्लेक्ट होता है, किडनी में रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, किडनी में आगे से तो पहले वो यूरिन बना रही है और यूरिन जब भरता जाएगा तो उसमें डैमेज की कंडीशन आ जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, चिलीलिथियासिस, सॉरी थोड़ा बोलने में हो गया ऐसा। कोलिलिथियासिस देखने को मिलेगा इसमें। कोलिलिथियासिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल स्टोन को कोलिलिथियासिस हम कहते हैं। BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये इसमें क्या होता है कि हमारी जो यूरेथ्रा होती है उसके पास में जो मैंने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो ओवरग्रोथ करने लग जाती है। ओवरग्रोथ एक समय के लिए बाहर की तरफ करता है, कोई भी हमारा ट्यूमर है या फिर कोई भी हमारी सेल्स है, वो थोड़ी देर बाद में अंदर की ओर ग्रोथ करने लग जाता है, जिसके कारण क्या होती है, ये यूरेथ्रा सिकुड़ जाती है। यूरिन को बाहर आने के लिए सही रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो ब्लैडर में ही, ये हमारा ब्लैडर है, इसमें ही भरता जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ भर गया तो कहाँ चला जाएगा, यूरेटस में चला जाएगा। यूरेटस में भरेगा, वहाँ से कहाँ जाएगा, ये वहाँ से किडनी में चला जाएगा, किडनी में भरता रहेगा, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, रीनल डैमेज। सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ का इन्फ्लामेशन होने के
कारण यहाँ क्या होता है, स्टेनोसिस की कंडीशन आ जाती है जिसके कारण यहाँ यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है। ब्लैडर ट्यूमर, यहाँ किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाना, यहाँ हो जाना, यहाँ हो जाना, ठीक है। यहाँ मतलब ये यूरेटर्स की जो ओपनिंग है ना, इसके पास हो जाना, जिसमें इसका रास्ता सिकुड़ जाता है। स्फिंक्टर डिसफंक्शन, तो हमने देखा है कि यूरेथ्रा में 2 प्रकार के स्फिंक्टर्स होते हैं, मतलब एक तो इंटरनल स्फिंक्टर, एक आउटर स्फिंक्टर। इन दोनों में से किसी का भी स्टेनोसिस होना, क्या होना, स्टेनोसिस हो जाना, या इनकी क्या कहते हैं, फाइब्रस सब्सटेंस का यहाँ एक्यूमुलेट हो जाना, फाइब्रस एक्यूमुलेशन यहाँ हो जाना, तो ये कंडीशन किस में आएगी, हमारे पोस्टरेनल कॉजेज में आएंगी। बेसिको यूरेटर्स रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो, इसका मतलब होता है बैक फ्लो। वेसिको यूरेटर्स, जो हमारी ये यूरेटर्स हैं, इनमें वापस बैक फ्लो होना या इनमें स्पाज्म की कंडीशन आना, जैसे यहाँ आया यूरिन वापस किडनी में रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। ये हमारे एक हमने कॉजेस को पढ़ा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिम्टम्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।